हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं जून का। सो जून में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे फटाफट से। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेज़ को। जो भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए हैं जून में उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था 2015 में। और थीम क्या है इस बार इसकी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो ऐसे आप इसकी थीम ध्यान रख सकते हैं, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। सो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम 2015 में इसे सेलिब्रेट किया गया था। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, अब ये जो एनवायरमेंट डे है बहुत ज़्यादा इजी है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे को भी पता होगा 5 जून को एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार इसकी थीम क्या है, लैंड रिस्टोरेशन, हॉल्टिंग डेजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलेंस। सो नेक्स्ट है आपका तेलंगाना फॉर्मेशन डे। सो तेलंगाना कब फॉर्म हुआ था, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, 2 जून को 2014 में ये सेपरेट हुआ था। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, राइट। सो तेलंगाना का फॉर्मेशन डे भी 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड सिकल सेल डे, सो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 19 जून को। और ये जो सिकल सेल जो आपकी डिसीज़ है ये एक इनहर्टेड ब्लड डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है शेप ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर हम फटाफट से डेज जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं उससे रिवाइज कर लेते हैं। सो आप देखो 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। इसे आप देखो हमने इसे कैसे याद रखा था कि जब भी दूध वाला आता है ना, हम क्या कहते हैं, अपना एक जग लेके जाते हैं ना, एक जग लेके जाते हैं, भाई इसमें दूध दे दो, तो एक जग यानी कि 1 जून, एक जग 1 जून। ठीक है, ऐसे हमने इसे याद रखा था। 5 जून को आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, फूड को सेव करने की बात हो रही है। 8 जून को आपका वर्ल्ड ओन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जून को एंटी चाइल्ड लेबर डे। 14 जून सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को। ओके, सो 14 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसे हमने कैसे याद रखा था ना कि ब्लड डोनेट करने गए हैं, बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने पहुंच गए हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि एक बेड पे 4 लोगों को लेटाया गया है, एक बेड पे 4। तो ऐसे ही हमने इसे याद किया था, एक बेड पे 4 तो 14। सो 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को। इसे हमने कैसे याद रखा था कि शरणार्थी यानी कि दूसरे देश से भाग के आए हैं किसी और के देश में, राइट। तो कैसे भाग के आए, बस से, यानी कि बस से अपने जोन से भाग के आए, बस से अपने जोन से भाग के आए, तो बस और जून, ऐसे हमने इसे याद रखा था। सो 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है आपका विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इसी दिन आपका हाइड्रोग्राफी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। 23 जून सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 29 जून सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जून के डेज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर मैं सबका ट्रिक बताऊंगी तो मैं ऑलरेडी वीडियो लेंथी हो जाएगी। सो ये जो इंपॉर्टेंट डेज है जून के आपको ध्यान रखना है। ओके, 5 जून, 21 जून ओशन डे ये, और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये डेज तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अब हम देखने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आपको पता है कि इस बार इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया विनर रही। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स का। पहला करंट अफेयर, टाइटल किसने जीता 2024 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। सो कौन चैंपियन बना, इंडिया बना। ये इंडिया का सेकंड टाइटल था। रनर अप कौन रहा, साउथ अफ्रीका रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला, तो सो जसप्रीत बुमराह को मिला। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, USA एंड वेस्ट इंडीज़ में। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि कहाँ पर हुआ, USA एंड वेस्ट इंडीज़ में हुआ। चैंपियन कौन रहा, इंडिया। ठीक है, अब चैंपियन कौन रहा ये तो सबको याद होगा, बट आपसे होस्ट पूछ सकता है, क्योंकि होस्ट में अगर किसने नहीं ध्यान दिया तो वो एक ही सिंगल टिक कर देगा। बट इस बार 2 होस्ट कंट्रीज थी, USA एंड इंडिया, वेस्ट इंडीज़। ठीक है, USA एंड वेस्ट इंडीज़। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, किसको हराया था, साउथ अफ्रीका। क्योंकि ये रिसेंटली ही हुआ है तो ऑलमोस्ट सबको ही ये पता है, सबको ही अभी तक याद होगा। नेक्स्ट इज 2024 का फ्रेंच ओपन आपका हो चुका है। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है। इसमें आपका विनर कौन रहा, सो इसमें अगर हम विनर की बात करें तो कौन रहा आपका मेंस सिंगल टाइटल में, कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज जो स्पेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने डिफीट किया था अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, तो आप देखो फ्रेंच से हमें उठाना है फ्रेंच फैंस। ठीक है, अब अपने फैंस के सामने लॉस हो गया, अपने फैंस के सामने इनका लॉस हो गया, लेकिन इस लॉस का अपोजिट है, लॉस जो है वही तो विनर है। तो मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता, कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, मेंस अपने फैंस के सामने लॉस हो गया। ठीक है, इनका गेम लॉस हो गया। तो थोड़ा सा ऐसे ही आपको लिंक बना के याद रखना है, कार्लोस अल्काराज। आप देखो छोटे छोटे लिंक बनाओगे ना तो ही आपको याद रखेगा। अपने तरीके से भी आप बना सकते हैं कि आप कुछ भी याद करें तो उसका थोड़ा लिंक बना लो, अच्छा मैं इसको ऐसे याद कर सकता हूँ। सबका अपना मेथड होता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आप इस तरीके से लिंक बनाएं तो आप कुछ चीज़ों को याद कर सकते हैं, वरना इतनी सारी चीज़ें हमें याद करना होता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही बात है कि आप रिवीजन भी करेंगे तो भी आपको चीज़ों को याद रहेगा, और चीज़ें भी रिवीजन करने पे भी तभी याद रहती है जब आप उसको अपने वे में थोड़ा सा उसे चेंज करो, उसे याद करो, राइट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। किसको डिफीट किया, अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। तो आप देखिए अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो आप देखो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, राइट, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। फिर आपका होता है फ्रेंच ओपन, तो यही आपका फ्रेंच ओपन। फिर आपका होता है विंबलडन ओपन। फिर आपका सबसे लास्ट में होता है US ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में रोहन बोपन्ना ने भी जीता था इस बार।
ठीक है, मिक्स डबल्स में। सो आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंच में किसने जीता? अभी कार्लोस अल्काराज ने, जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। वुमेंस की बात करें, राइट, फ्रेंच ओपन में वुमेंस की अगर हम बात करें तो ईगा स्वितविक जो पोलैंड से बिलोंग करती है ये विनर रही। किसको इन्होंने डिफीट किया? सो जैस्मिन पाओलिनी जो इटली से बिलोंग करती है। तो मेनली ये ईगा स्वितविक जो है ना यही जीतती है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, फ्रेंच यानी कि फ्रेंच फ्राइज कैसे आप खाओगे, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज कैसे आप इसको खाएंगे? फ्रेंच फ्राइज को सॉस से, स्वीट सॉस से, ठीक है, स्वीट सॉस आप इसको याद कर सकते हैं, स्वीट सॉस, स्वीट से स्वितविक, ईगा स्वितविक। अब मैं आपको इसलिए ऐसे बता रही हूँ, फिर से वही बात कि आप इसको याद कर पाएँ, ठीक है। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, बट ऑलमोस्ट आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो काफ़ी सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ईगा स्वितविक आपको ध्यान रखना है, वुमेन सिंगल टाइटल जीता है इन्होंने। नेक्स्ट है आपका पावो नुर्मी गेम्स 2024। सो ये पावो नुर्मी गेम्स जो है ये आपका फिनलैंड में होता है। ये ट्रैक एंड फील्ड का आपका गेम होता है जिसमें नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोअर के प्लेयर है हमारे इंडिया के, बहुत फेमस, राइट, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है और 83.62 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था। सिल्वर किसने जीता? टोनी कैंक्रेन जो फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। तो मेन आपको याद रखना है, नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, 83.62 मीटर का थ्रो करके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टाइटल ऑफ 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग, ओके, यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन होता है आपका। इस चैंपियन लीग में कौन विनर रहा? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ये क्या होते हैं? 36 क्लब होते हैं, ठीक है, 36 आपका क्लब होता है। तो उसी में से एक क्लब है जिसने ये टाइटल जीता, तो क्या नेम है? रियल मैड्रिड, ओके। नेक्स्ट इज भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशनल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। सो भारत का एक ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? सो गुजरात में से स्टार्ट किया गया है। ओलंपिक से रिलेटेड रिसर्च होगा और एजुकेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको, रात में भी आपको पूरी शिक्षा दी जाएगी, बढ़िया चलेगा, ओलंपिक का सिखाया जाएगा, रिसर्च होगी। तो याद रखना है आपको, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। अब अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की बात हो रही है, किसकी? रेसलिंग की। कहाँ पर? एशिया में, अंडर 17 में। कितने मेडल जीते इंडिया ने? टोटल 11 मेडल जीते हैं, टोटल 11 मेडल। अंडर 17 ने 11 मेडल जीती है। कहाँ पे हुआ? जॉर्डन, इंडिया में हुआ, जिसमें इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीता है। कितने जीते? 4 गोल्ड मेडल। दीपांशी 46 kg में, मुस्कान 53 kg में, थर्ड राजनीता 61 kg में एंड मानसी लेथर 69 kg में, ठीक है। सो याद रखना है आपको कि अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ 2024, कहाँ पर? जॉर्डन, इंडिया में। और रिसेंटली अभी आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक एग्जाम में, इसका वेन्यू पूछा था कि ये कहाँ पे हुआ था, आई थिंक सिचल में ही पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जॉर्डन, इंडिया, और इसमें इंडिया ने टोटल 11 मेडल्स जीते हैं और 4 गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिकम द फर्स्ट बैटर टू हिट 200 सिक्सेज इन T20, राइट। सो T20 इंटरनेशनल में किसने 200 सिक्सेज बनाए? कौन से फर्स्ट बैटर ऐसे बन गए हैं? तो कौन है? हमारे रोहित शर्मा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्विस्टेरियन। अब इक्विस्टेरियन क्या होता है? लाइक अ हॉर्स राइडिंग, ठीक है, हॉर्स राइडिंग का ये स्पोर्ट्स होता है। कौन सी पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने विन किया है 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट में इक्विस्टेरियन में? तो इनका नेम क्या है? श्रुति वोरा, ठीक है। क्या नेम है इनका? श्रुति वोरा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज डैश बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन इन UFC, इट मीन्स अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। अल्टीमेट फाइटिंग हो रही है, ठीक है, किसने जीता? पूजा तोमर ने जीता। और ये थोड़ा सा न्यूज़ में भी रही थी, ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। तो फर्स्ट इंडियन जो बनी है जिन्होंने UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप आपकी हो रही है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, किसने जीता? पूजा तोमर ने, पूजा तोमर, ठीक है। सब अब बॉक्सिंग से रिलेटेड है, फाइटिंग हो रही है, तो सबको मार के इन्होंने ठीक कर दिया, मार के। तो पूजा तोमर मर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट टू ऑर्गेनाइज 2025 एडिशन ऑफ MotoGP भारत। अब MotoGP भारत इट मीन्स आपका बाइक रेस होगी, ठीक है, बाइक रेस भारत लिखा यानी कि भारत में होगा। कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। कहाँ पर? नोएडा, राइट। कहाँ पे है? नोएडा, यूपी में है। सो 2025 का ये एडिशन आपका होगा MotoGP भारत। ये आपका एक रेस होगी, बाइक्स रेस से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे। सो मे का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है मेंस में एंड वुमेंस में। मेंस में दिया गया है गुडाकेश मोइटी, वेस्ट इंडीज़ के हैं ये, एंड वुमेंस में चैमरी अथापुथु, कहाँ की? श्रीलंका की, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज़ एंड श्रीलंका, गुडाकेश मोइटी एंड चमेरी अथापुथु, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर कंजिक्यूटिव सेंचुरीज इन ODI। तो पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन बन गई हैं जिन्होंने स्कोर किया है कंजिक्यूटिव सेंचुरीज बनाई है इन्होंने ODI में? सो स्मृति मंधाना, राइट। तो इनका नेम क्या है? स्मृति मंधाना ने, ये पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर, आपको ध्यान रखना है, पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने स्कोर किया कंजिक्यूटिव सेंचुरीज ODI में। क्या नेम है इनका? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की बात हो रही है जिसमें इंडिया की रैंक है 116। इसे रिलीज़ कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसे रिलीज़ करता है, शॉर्ट में इसे IEP बोल सकते हैं। फर्स्ट पे है आपका आइसलैंड, सेकंड पे आयरलैंड, लास्ट पे है येमेन, ओके। अब यहाँ पर ना पीस की बात हो रही है, पीस कैसे होगा, ठीक है, इसे हम कैसे याद रखेंगे कि इंडिया की रैंक 116 है? तो पीस का मतलब क्या है
पीस कब रहेगा? जब इंसान के पास कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके पास अगर प्रॉब्लम है तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो बस आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। पीस आपके पास रहेगा रियल वे में जब हर एक प्रॉब्लम का, ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो मेंटल पीस भी रहेगा। सबसे ज़रूरी आजकल क्या है? मेंटल पीस है। इंसान के पास सब कुछ है तो भी मेंटल पीस नहीं है। सो मेंटल पीस यानी कि कैसे बनेगा? जब हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन 16, तो 16, ठीक है। सो इंडिया की रैंक क्या है इसमें? 116 है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। 116 फर्स्ट पे है आपका आइसलैंड। तो कबूतर किसका सिंबल होता है? आपका पीस का होता है। नेक्स्ट जो आपका इंडेक्स है वो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, जिसे रिलीज़ किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इंडिया की रैंक है इसमें 63rd। टॉप पे है आपका स्वीडन, सेकंड पे है डेनमार्क, थर्ड पे है फिनलैंड। एनर्जी का ट्रांजिशन करने में इंडिया की रैंक इसमें इसको 63 मिली है। यानी कि कैसे याद रखोगे? एनर्जी को ये कैसे ट्रांजिशन कर रहा है? 6 से 3 बना दिया, 6 से 3 बना दिया, ठीक है। 6 से 3 बना दिया इंडिया ने, राइट। ऐसे आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 और इसमें इंडिया की रैंक है आपका 176 आउट ऑफ 180। तो पिछली बार भी इंडिया को बहुत कम प्लेस मिली थी और इस बार भी इंडिया को ऑलमोस्ट लास्ट ही प्लेस है, आप समझ लो। आउट ऑफ 180 कंट्रीज 176 इंडिया की रैंक है। और इसको मेजर कौन करता है? येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फर्स्ट पे आपका स्टोरिया। अब इन्होंने ये रैंकिंग दी है इंडिया की, तो इनको क्या लगा होगा कि भाई इंडिया का जो एनवायरमेंट है, इंडिया का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है? खतरे से भरा पड़ा है, ठीक है। इंडिया का जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा खतरा आ चुका है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल खतरा आ चुका है, अच्छा नहीं है। ऐसे याद रखना है, बस एक ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। खतरा है, अच्छा नहीं है। खतरा है, अच्छा नहीं है। खतरा से आपका क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अच्छा से आपका 6 हो जाएगा। अच्छा, खतरा है, अच्छा नहीं है, क्या? एनवायरमेंट, राइट। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। 176 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है, जो रिलीज हुआ है रिसेंटली 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024, जिसे रिलीज किया है IMF, इट मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। टॉप पे है सिंगापुर, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट। बट अगर हम बात करें हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इंडिया की रैंक इसमें क्या है? इंडिया की रैंक है इसमें 72। किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI में, ओके। अब आजकल AI का बहुत यूज़ हो रहा है। किस लिए यूज़ हो रहा है? बेहतरी के लिए, बेहतरी, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखना है, बेहतरी के लिए इंडिया भी यूज़ कर रही है कि भाई इंडिया का भी कुछ बेहतरी हो जाए, अच्छा हो जाए। तो बेहतरी यानी कि 72। सो इंडिया की रैंक है 72। अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को, और मैंने आपको रिसेंटली अभी जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो कराया है, आप उसको वहाँ से भी देख लेना, पूरी प्रॉपर ट्रिक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। सो अपॉइंटमेंट यहाँ पर आप देख रहे हो, प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। कौन से स्टेट का? सो सिक्किम का। कैसे याद रखा था? प्रेम सिंह। अगर कोई सिख है, ठीक है, अगर कोई सिख है तो उससे भाई प्रेम से बोलो, ठीक है। कोई सिख है तो कैसे बोलो? प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी, ठीक है। तो सिख है कोई तो प्रेम से बोलो, तो सिक्किम हो जाएगा। सो प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर रिसेंटली कहाँ के बने? सिक्किम के। नेक्स्ट इज मार्क रूट अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ। तो नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल किसका बनाया गया है? नाटो का, नेशनल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। किसको बनाया गया? मार्क रूट को। तो अब नाटो से आप नाटो याद रख लो, ठीक है। नाटो, अब कोई बच्चा है, आप उसको कुछ दे ही नहीं रहे हो तो वो क्या कह रहे हैं? ना तो मुझे ये दे रहे हो, ना तो मुझे ये दे रहे हो, तो रूट क्या, ठीक है। नहीं दे रहे हो तो रूट गया, रूट से रूट, ऐसे आप इसका लिंक बना के याद कर सकते हैं, मार्क रूट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज री इलेक्टेड एज 18th लोकसभा स्पीकर। सो 18th लोकसभा स्पीकर अपॉइंट किया गया है किसको रिसेंटली? फिर से ओम बिरला को, वेरी इजी। नेक्स्ट इज पेमा खांडू सॉन इन एज थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। सो तीसरे चीफ मिनिस्टर, थर्ड टर्म का चीफ मिनिस्टर का, राइट, इन्होंने शपथ ली है। किसने? पेमा खांडू ने। कौन से स्टेट के बनाए गए हैं? सो अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुण और आंचल का प्रेम है, ठीक है। ऐसे आप लिंक बना के याद रख लो, अरुण और आंचल का क्या है? प्रेम है, राइट। सो पेमा खांडू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज री अपॉइंटेड एज NSA, इट मीन्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। अब सिक्योरिटी एडवाइजर है, ठीक है, इनको सिक्योरिटी करनी है। तो कैसे सिक्योरिटी होगी? 2 वॉल बना के, ठीक है, 2 वॉल बना के आपकी सिक्योरिटी होगी। तो ऐसे याद रखने 2 वॉल यानी कि अजीत डोभाल। नेक्स्ट इज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, किसको अपॉइंट किया गया है? विक्रम मिश्री को। अब कोई कहे ना कि भाई मैं तो फॉरेन जा रहा हूँ, बहुत खुश, इतना खुश है कि मिश्री खिला रहा है, इतना खुश है कि मिश्री खिला रहा है, ठीक है। बट दूसरा वे क्या होगा इसे याद करने का कि फॉरेन में जा रहे हो बट आपको लग रहा है कि बहुत आराम होगा, लेकिन फॉरेन में जाके कोई आराम नहीं है, अपने देश से आप दूर हो जाओगे, कोई आराम नहीं है। आराम विक्रम, ठीक है। सो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया? विक्रम मिश्री को। नेक्स्ट इज आइना पोत्रुदू, जिन्हें इलेक्ट किया गया स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? सो आंध्र प्रदेश, ठीक है। आइना पोत्रुदू, इनको अपॉइंट किया गया है स्पीकर कौन से स्टेट का? आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखना है आपको। न्यू सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसको अपॉइंट किया गया? अतुल कुमार चौधरी को, राइट। अब यहाँ पे ट्राई की बात हो रही है कि ट्राई का न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किसे किया गया है, ओके। तो उन्हें अपॉइंट किया गया होगा ना जिनके रहने से भाई अटल टनल में भी सिग्नल आए, अटल टनल में भी सिग्नल आए। तो न्यू सेक्रेटरी किसको बनाया? जिनके रहने से अटल टनल तक भी सिग्नल पहुंच जाए, इतना अच्छा उनका मैनेजमेंट हो। तो अटल टनल, अतुल कुमार चौधरी, राइट।
सुरामा पांडे इलेक्टेड एज असेंबली स्पीकर ऑफ विच स्टेट। अब आपने ना इसमें 2-3 आप देखोगे असेंबली स्पीकर अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सुरामा पांडे उड़ीसा, ठीक है, सुरामा पांडे, पांडे से आप इसको थोड़ा सा पराठे याद कर सकते हैं, सुरामा पराठे, ठीक है, एकदम सुर में पराठे बनाए गए हैं। तो पराठा क्या है, आपकी एक डिश है। तो असेंबली स्पीकर किसको अपॉइंट किया गया, सुरामा पांडे को। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किसको बनाया गया, प्रमोद कुमार मिश्रा को। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं किसके, पीएम के, तो पीएम के हैं भाई, तो उनके जैसे ही होंगे, तो पीएम पीके, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा याद रखना है, पीएम पीके, या फिर इसको आप पीएम भी याद कर सकते हैं, क्योंकि क्या है इनका नेम, प्रमोद मिश्रा, ठीक है, पीएम प्रमोद मिश्रा। अब हम देखने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्टर के जो अपॉइंटमेंट हुई है। ओके, तो आप देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से करेंगे, ठीक है। तो इनके पास आप देखो क्या है, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मैं ये भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन इनके पास है। कौन देखेगा, हमारे पीएम देखेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी। अब मैं इसको पूरा लिख दूँ वरना आप सोचोगे बाद में पीडीएफ में ये क्या लिख दिया, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं इनके पास पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस यानी कि पेंशन मंत्रालय, यानी कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इनके पास, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इनके पास। एटॉमिक एनर्जी है इनके पास। ये सारे डिपार्टमेंट कौन देखेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, ओके। और अदर जो पॉलिसी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो भी कौन देखेगा, प्राइम मिनिस्टर देखेंगे। इसे हमने कैसे याद रखा था कि आप देखिए प्राइम मिनिस्टर के पास ना बहुत सारे वो काम करते हैं पब्लिक से रिलेटेड, लेकिन कुछ लोग जो है ना उनसे शिकायत भी करते हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस, शिकायत भी करते हैं कि आपने भाई पेंशन क्यों बंद कर दी, आपने पेंशन क्यों बंद कर दी, ठीक है। तो पेंशन किसके पास है, मोदी जी के पास है। ये स्पेस को भी देखते हैं, एटॉमिक एनर्जी भी इनके पास है। और जो भी अदर इंपॉर्टेंट पॉलिसी से रिलेटेड इशूज़ वगैरह जो होते हैं, जो भी अदर पोर्टफोलियो हैं जो किसी को भी नहीं दिए गए, ठीक है, एंड अदर पोर्टफोलियो जो किसी के पास भी नहीं है, राइट, वो किसको दिया गया, प्राइम मिनिस्टर के पास है। ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जिनके पास क्या क्या काम है। अब हम देखने वाले हैं ना जो भी मंत्रिमंडल बने थे फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो अगर हम बात करें किसकी, अमित शाह जी की, ठीक है। तो ये कौन से मिनिस्टर हैं, तो ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। कैसे इन्हें हमें याद रखा था, क्योंकि ये भाई बहुत ही ज़्यादा करीब है किसके, मोदी जी के, बिल्कुल घर की तरह है, होम की तरह, ठीक है, बिल्कुल घर की तरह, होम की तरह है। तो होम मिनिस्टर किसके पास है, अमित शाह है। ये एक और मिनिस्ट्री इनके पास है, कौन सी, कॉर्पोरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, कॉर्पोरेशन भी किसके पास है, अमित शाह जी के पास है, ओके। फिर आते हैं राजनाथ सिंह, इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है। तो राजा के पास क्या है, डिफेंस है, राजा ही तो डिफेंस करेगा अपनी प्रजा का। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है। पहले भी यही थे। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, ओके। अब ये जो निर्मला सीतारमण है तो कॉर्पोरेट मंत्रालय भी देखेंगी, ओके। जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, पहले भी यही थे, अभी भी यही है। जेपी नड्डा जो है ये हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, जेपी नड्डा यानी कि अड्डा, ठीक है, अड्डा अच्छा होना चाहिए तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। प्रहलाद जोशी इनके पास कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है, ठीक है, प्रहलाद जोशी के पास। नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अब गाड़ी आपकी कहाँ चलती है, रोड पे, गड़, ठीक है, गाड़ी आपकी रोड पे चलती है। फिर है धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशनल मिनिस्टर है इनके पास। पहले एक और मिनिस्ट्री थी जो अब इनसे ले ली गई। धर्म क्या है, सबसे अच्छा धर्म क्या है, एजुकेशन देना, ठीक है, सबसे अच्छा धर्म एजुकेशन देना, राइट। सो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान। अन्नपूर्णा देवी इस बार ये न्यू अपॉइंट हुई हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब जो वुमेन है उन्हें ही बोला जाता है ना, अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। तो अन्नपूर्णा देवी कौन है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि अन्नपूर्णा देवी के पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके पास ये मिनिस्ट्री है। अश्विनी वैष्णव, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है ना वो किसके पास है, अश्विनी वैष्णव के पास है। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, रेलवे मिनिस्ट्रीज़ है इनके पास। पीयूष गोयल की बात करें तो कॉमर्स मिनिस्ट्री है। मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो इनके पास अर्बन डेवलपमेंट एंड पावर मिनिस्ट्री है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके पास टेली कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। अब आप देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डीपली पूरा अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो रही है, यानी कि सिंधिया यानी कि इंडिया। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको टेली कम्युनिकेशन अच्छा करना है बिटवीन इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ, यानी कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ आपको डेवलपमेंट अच्छा करना है, राइट। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया इंडिया, ऐसे हमने इनको याद रखा था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर हम देखें शिवराज सिंह चौहान, तो पहले ये सीएम थे, अब इस बार इनको मिनिस्ट्री मिल गई, तो इसलिए इन्होंने शायद सीएम छोड़ दिया है। इसीलिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके, किसके पास है, शिवराज सिंह चौहान के पास है। जीतन राम मांझी जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मांझी यानी कि मांझा, मांझे का क्या हो रहा है, मांझे का भी एक एंटरप्राइज चल रहा है, माइक्रो और स्मॉल, ओके। शिवराज सिंह चौहान, तो शिव जी का जहाँ पर राज होगा तो एग्रीकल्चर तो अच्छा ही होगा और रूरल भी अच्छा होगा, ऐसे याद किया था हमने। लल्लन सिंह पंचायती राज एंड फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की मिनिस्ट्री है। लल्लन यानी कि लालन पालन, ठीक है, इनका रियल नेम क्या है आपको बताना है, अगर आपको याद है तो। लालन पालन किसका, फिशरीज का,
ठीक है, तो लालन पालन ये अच्छे से कर पाएंगे फिशरीज़ का, इसलिए इनको बनाया गया। सर्बनंदा सोनवाल, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। सर्बनंदा, आनंदा, आनंद यानी कि सबसे ज़्यादा आनंद हमें कहाँ पे आता है, सबसे ज़्यादा आनंद में आता है भैया पानी में आता है ना, गर्मी में तो और पानी में आता है, समर जैसे चल रहा है, सो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हो जाएगा। देन वीरेंद्र कुमार, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वीरेंद्र यानी कि हमारे वीरे बड़े भैया, ओके, हमारे लिए एक एम्पावरमेंट बन के खड़े रहते हैं। सोशल जस्टिस, हमारे लिए अगर कुछ दिक्कत हो गई तो सोशल जस्टिस के लिए भी तैयार रहते हैं। किंजरापू नायडू, सिविल एविएशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनके पास है, यानी कि सिविल एविएशन उड्डयन मंत्रालय इस बार इनको दिया गया। नायडू यानी कि ना उड़ू, इन्होंने बोला कि भैया मैं नहीं उड़ूंगा, मेरे को दे दो, ना उड़ू मैं नहीं उड़ूंगा, तो सिविल एविएशन इनको दे दिया गया, ठीक है, नायडू को। गिरिराज सिंह के पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, तो राज की बात कैसे करते हैं, टैक्स करके, राज की बात टैक्स करके, सो टेक्सटाइल। गजेंद्र सिंह के पास क्या है, कल्चर एंड टूरिज्म, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत यानी कि कहावत किसकी, कल्चर एंड टूरिज्म की, ऐसे हमने याद किया था, कहावत कल्चर एंड टूरिज्म की, राइट। ज्यूरल ओरम यानी कि ओ राम, ठीक है, तो सबरी जी ओ राम कर रहे थे, तो ओ राम सबरी, तो ट्राइबल अफेयर, जनजातीय महिला, ट्राइबल अफेयर। भूपेंद्र यादव, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। भूप यानी कि धूप, ठीक है, धूप हमारा क्या है, एक तरीके से एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सो एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है। किरण रिजिजू को इस बार दिया गया है पार्लियामेंट्री अफेयर एंड माइनॉरिटी अफेयर, राइट। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अब पेट्रोल निकालना है तो बहुत डीपली आपको मिलेगा, डीप यानी कि पेट्रोल, सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग दिया गया है, पासवान यानी कि पकवान, पकवान यानी कि फूड। मनसुख मंडाविया लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, कौन, मनसुख मंडाविया, राइट। सो जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी वो हमने रिवाइज कर लिया है, और जल्दी फटाफट से क्या है कि आपको याद आ जाए, अगर आप भूल गए हैं तो किसके पास क्या है। सो अब हम देखने वाले हैं अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहला है पेन पिंटजर प्राइज 2024, विनर कौन रहा, अरुंधति रॉय रही, जो एक इंडियन ऑथर है, ठीक है। तो आप देखो पेन पिंटजर प्राइज, जिनका पेन हमेशा प्रिंटर की तरह चलता रहता है, प्रिंटर की तरह, किसका, हमारी एक इंडियन वुमेन जो बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर है, अरुंधति रॉय, तो कौन हो जाएंगी, अरुंधति रॉय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 फॉर हेल्थ प्रमोशन। अब नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है हेल्थ प्रमोशन के लिए, किसको, निमहंस। अब ये निमहंस क्या है, NIMHANS पूरा फुल फॉर्म है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, कहाँ पे लोकेटेड है, बेंगलुरु में। अब आप देखो नेल्सन मंडेला की बात हो रही है, ठीक है, मंडेला अवार्ड हेल्थ प्रमोशन, तो जैसे आपसे अगर पूछता है हेल्थ प्रमोशन की बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, मंडेला मेंटल हेल्थ, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है तो मंडेला मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th विश्व हिंदी सम्मान, अब 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है उषा ठाकुर को, ठीक है, विश्व हिंदी का, पूरे हिंदी का सम्मान किसको मिला, उषा ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी हमने देखा नेल्सन मंडेला जो अवार्ड मिला है किसमें, हेल्थ प्रमोशन में, यहाँ पर आपका नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, विनोद घंटारा, ठीक है, विनोद घंटारा। सो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, विनोद घंटारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इट मीन्स WSIS, जो शॉर्ट फॉर्म में क्या बना, WSIS। वर्ल्ड का समिट हुआ किस पे, इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे, ये अवार्ड किसको दिया गया है, सो विनर कौन रहा, C.DOT मीन्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अब बात हो रही है ना कि C.DOT यानी कि C.DOT क्या है, तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट का ओन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है, ठीक है। तो C.DOT आपका क्या है, ये इंडियन गवर्नमेंट का ओन्ड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ओन्ड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो इसे ही रिसेंटली वर्ल्ड समिट हुआ है ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, अवार्ड दिया गया है किसको, C.DOT को, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, यानी कि ये इंडियन गवर्नमेंट का ओन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनर्ड विथ हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024, हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, भारत की जो हिंदी साहित्य है इस पर इन्होंने प्रकाश डाला, ठीक है, तभी इनको अवार्ड मिला, ऑनर किया गया, तो प्रकाश से क्या हो जाएगा आपका, कृष्णा प्रकाश हो जाएंगे, राइट, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 किसको बनाया गया, संजना ठाकुर, यानी कि वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 संजना ठाकुर को ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने जीता है 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़, यानी कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ इनको मिला है ये अवार्ड, यानी कि एक स्टोरी लिखनी थी, ठीक है, स्टोरी लिखनी थी, या आप कह सकते हैं ऐसे लिखना था, तो इसमें इन्होंने ये भी जो टाइटल है जीता है, ये प्राइज़ जीता है। तो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 कौन बनी, संजना ठाकुर, ठीक है, संजना ठाकुर, और इन्होंने ही जीता 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ भी, संजना ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड,
इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम देखेंगे। सो फर्स्ट है इंडिया का फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। सो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट इंडिया ने लाया है। कहाँ पर? कास्ता कोल ब्लॉक इन जमात्रा डिस्ट्रिक्ट। जमात्रा कहाँ पे है आपका? झारखंड में है। इसको इनिशिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। एम क्या है इसका कि ये कन्वर्ट करेंगे कोल को इनटू वैल्यूएबल गैसेस लाइक मीथेन एंड हाइड्रोजन। सो इंडिया का फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, राइट, कहाँ पर इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा? जमात्रा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। और इससे क्या होगा कि जो कोल है उसे कन्वर्ट किया जाएगा वैल्यूएबल गैसेस लाइक मीथेन एंड हाइड्रोजन में। तो याद रखना है आपको, अंडरग्राउंड कैसा है? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है, प्रोजेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज हैज़ बिन बिल्ट इन विच स्टेट या यूटी। तो आर्क ब्रिज कहाँ पर आपका बनाया गया? देख रहे हो आप, पूरा आर्क ब्रिज मीन्स आप देख रहे हो पूरा ये कैसा है आपका? आर्क शेप का है। कहाँ पर बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। ओके, कहाँ पे बनाया गया है? याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू एंड कश्मीर में। लोकेशन कहाँ पे इसका? रेसी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। हाइट है इसकी 359 मीटर। कहाँ पर? ओवर चेनाब रिवर। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने इस पर अपना सक्सेसफुल ट्रायल को कंप्लीट किया है। सो वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज हैज़ बिन बिल्ट इन विच स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर से रिपीट करना है। आर्क ब्रिज कहाँ पे बनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। कितनी इसकी हाइट है? आइस को क्लोज करो आप और सोचो कितनी इसकी हाइट है? 359 मीटर। क्योंकि आजकल एग्जाम में जो ये ब्रिज है इनके हाइट से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। सो हाइट कितनी है? 359 मीटर है। ठीक है, रेसी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, चेनाब रिवर पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, चेनाब रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो रिसेंटली आपने देखा ही होगा न्यूज़ में कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया है बाय हमारे पीएम मोदी, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इसमें ना एक प्रोजेक्ट के थ्रू इसको फिर से आपको बनाया गया है। तो आप देखिए इंडिया का ये फर्स्ट नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस बन चुका है। कौन सा कैंपस? नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। और इसका लोकेशन की बात करें, ठीक है, नालंदा की, तो कहाँ पे है आपका? राजगीर, बिहार में है। और इसका जो प्रपोजल है गिवन बाय किसने दिया था? पहली बार APJ अब्दुल कलाम ने दिया था एज नालंदा महाविहार। ठीक है, नालंदा महाविहार के रूप में। ओके, तो इंडिया का फर्स्ट ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस बनाया गया है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, जो लोकेटेड है आपका राजगीर, बिहार में। अब देखो पता ही है आपको कि बिहार में है, बस ये भी याद रख लो थोड़ा, राजगीर बिहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से। प्रपोजल इसका पहली बार दिया था APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा महाविहार के रूप में। अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो पहली बार किसने बनवाया था? तो किंग कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, और आपको इसकी स्टोरी पता ही है कि इसमें इतनी ज़्यादा बुक्स थी, 3 महीनों तक ये जलती रही थी पूरी लाइब्रेरी। किसने इसको डिमोलिश किया था? तो भक्तियार खिलजी ने इसको डिमोलिश किया था। ठीक है, इसकी पूरी स्टोरी है, अब कितनी सच है, लेकिन इसको डिमोलिश तो भक्तियार खिलजी ने किया था। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है आपका कहाँ पर? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, यूपी में। अब ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आपका? गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर के पास जगह है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, यूपी, वहाँ पर। और वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। क्यों ये बनाया गया होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका अगर हम IUCN स्टेटस देखें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ चुका है, इस वजह से वल्चर। ठीक है, किंग वल्चर, नॉट वल्चर, किंग वल्चर। सो ध्यान रखना है आपको। अगर हम गोरखपुर की बात करें, सो गोरखपुर का जो टेराकोटी मिट्टी है उसे GI टैग मिला था रिसेंटली। ओके, और गोरखपुर की बात करें तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट, नॉट हाईएस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। पहले ये पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म था यहाँ पर, बट जब कर्नाटका में बन गया तो ये सेकेंड नंबर पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेल टू सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। अब यहाँ पर बात हो रही है, गेल जो है वो सेटअप करने वाला है इंडिया का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में? सो मध्य प्रदेश में करेगा। मध्य प्रदेश के सीहोर MP में ये करने वाले हैं। 1500 KTA, इट मीन्स किलो टन्स पर एनम इसका प्रोडक्शन होगा। इथेन मतलब प्रोडक्शन इसका किया जाएगा। अब ये इथेन क्रैकर, अभी हम देखेंगे कि इथेन क्रैकर से ये बनाएंगे क्या। सो इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट है ये आपका, इंडिया का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट ये आपका होने वाला है। कहाँ पर बनाया जाएगा? सीहोर MP। इथेन क्रैकर से ही आपको याद रखना है, इथेन को क्रैक किया जाएगा और इसे किस में आपका चेंज किया जाएगा? इनटू इथाइलिन में। ठीक है, इनटू इथाइलिन में, राइट। सो ध्यान रखना है आपको कि गेल जो है वो सेटअप करने वाला है इंडिया का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? सीहोर MP में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बिन क्रिएटेड इन विच स्टेट? इंपॉर्टेंट। ओके, कि इंडिया का पहला ऐसा बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बिन क्रिएटेड इन विच स्टेट, जो एक टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। तो कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व। राजाजी राग घाटी जो बायोस्फीयर है, क्या नेम है इनका? राजाजी राग घाटी बायोस्फीयर है, जो इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर बना है एक इन अ टाइगर रिजर्व में। क्रिएट किया गया है इसको राजाजी नेशनल पार्क में इन उत्तराखंड में। 2 एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, जयधर गुप्ता, राइट, एंड विजय धस्माना,
इन्होंने इनका इसमें कंट्रीब्यूशन है। सो इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनाया गया? उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड मिलिट्री स्टेशन इन द कंट्री टू बिल्ड इन अ रोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सेकेंड मिलिट्री स्टेशन आपको बताना है इन द कंट्री में टू बिल्ड अ रोड मेड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो कौन सा ऐसा मिलिट्री स्टेशन बन गया है सेकंड नंबर का जिसने रोड बनाई है प्लास्टिक वेस्ट से? तो कौन है? जयपुर, ठीक है। सेकंड कौन बन गया है? जयपुर। पहला आपका था असम, ठीक है, पहला क्या था आपका? असम। सेकंड क्या है? जयपुर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन गैसी कैटल। अब जो गैसी कैटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका काव वगैरह हो गया, तो ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, कौन इसको लेके आया है? ठीक है, तो डेनमार्क टैक्स लगाने वाला है जितने भी गैसी कैटल हैं उनके ऊपर, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म फॉर चेक इन लगेज। यानी कि इंडिया का पहला सेल्फ सर्विस आपकी हो जाएगी, आपका जो लगेज है वो चेक इन हो जाएगा। तो कहाँ पे इसको किया गया होगा? कहाँ पे इसे किया गया? तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो नेशनल कैपिटल है वहाँ पर। सो दिल्ली एयरपोर्ट सबसे पहले स्टार्ट हुआ हमारा दिल्ली एयरपोर्ट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन अगस्त। तो कंट्री का एक पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, क्या नेम है इसका? तरंग, ठीक है। क्या नेम है? तरंग शक्ति। इसको अगस्त में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो कौन करेगा? इंडिया करेगा। यानी कि कौन सी कंट्री है जो जिसका फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो अगस्त में लॉन्च होगा? तो याद रखना है आपको, इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। तो पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन नेवी की कौन बनी है? अनामिका बी राजीव, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी अनामिका बी राजीव, ठीक है। अनामिका बी राजीव, हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव नेम नक्षत्रा सभा। अब इंडिया का जो फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव है जिसका नेम है नक्षत्रा सभा, इसको कौन लेके आया है? कौन सा स्टेट? टूरिज्म की बात हो रही है, यानी कि नक्षत्रा को दिखाया जाएगा और टूरिज्म से पैसा कमाया जाएगा। सो इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव कौन लेके आया है? उत्तराखंड लेके आया है। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट। अब देखो आपने ये वन लाइनर टाइप है, तो इनको आप जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार आपको ध्यान ये रहेगा, तो इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। तो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने कंप्लीट किया 1000 डेज इन स्पेस, ठीक है। तो 1000 डेज इन स्पेस, और इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। करेक्ट आंसर है आपका ओलेग कोनेन्को, जो रशियन कॉस्मोनॉट है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 1000 डेज कंप्लीट कर लिया स्पेस में, ओलेग। कुछ अलग करके दिखाया, नहीं कुछ 1000 डेज आप सोचो वो भी स्पेस में अलग काम किया, अलग, ओलेग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइस चांसलर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी इन मुंबई। तो वाइस चांसलर बनाया गया है इंडिया का जो फर्स्ट एक एआई यूनिवर्सिटी। अब ये जो एआई यूनिवर्सिटी है ना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो आपको नाम बताना है कि इस एआई यूनिवर्सिटी का नेम क्या है। किसको वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया? साइमन मैक को, ठीक है, साइमन मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर हैं जो रिटायर होने वाली हैं आफ्टर 35 ईयर्स के बाद, ठीक है। क्या नेम है इनका? रुचिरा कंबोज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फेमस भी है काफ़ी। तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल यूनाइटेड नेशन की एम्बेसडर जो हैं जो रिटायर होने वाली हैं आफ्टर 35 ईयर्स, क्या नेम है इनका? रुचिरा कंबोज, राइट। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट समिट्स को। सबसे पहला है आपका 21st शांग्री-ला डायलॉग 2024। तो शांग्री-ला डायलॉग जो है ये 2024, इट मीन्स एशिया पैसिफिक डिफेंस समिट। एक ही आपका डिफेंस समिट होता है, ठीक है। जितने भी डिफेंस मिनिस्टर वगैरह जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस समिट में। और इसका नेम जो है ना शांग्री-ला डायलॉग ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंगापुर का एक होटल है, तो इस वजह से इसका जो नेम है रखा गया है शांग्री-ला डायलॉग, इसे कहा जाता है। तो 21st शांग्री-ला डायलॉग 2024 में हुआ, कहाँ पर होता है आपका? सिंगापुर। तो इसलिए आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये शांग्री-ला डायलॉग जो है सिंगापुर में एक होटल है, इस वजह से इस पूरे समिट का नाम रखा गया। और डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि 5th G7 समिट 2024 कहाँ पर हुआ? किसने होस्ट किया? सो इटली ने होस्ट किया। तो आप इसको G7 इटालिया बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा G7 इटालिया, ओके, G7 इटालिया। सो 50th G7 समिट 2024 इस बार किसने होस्ट किया है? इटली ने होस्ट किया है, राइट। कब से कब तक हुआ ये आपका G7 समिट? सो फ्रॉम 13 to 15 जून 2024। और इटली के 3 जगह पे ये हुआ, बोर्गो एग्नीजिया, फसानो एंड एपुलिया, इटली की ये प्लेसेस हैं। कौन सा एडिशन था? 50th एडिशन था। 2023 की अगर हम बात करें सो 49th एडिशन था। किसने होस्ट किया था? जापान ने होस्ट किया था, ठीक है। तो 2023 और 2024 दोनों ही आपको ध्यान रखना है, ओके। सो चीफ गेस्ट फ्रॉम इंडिया वॉज नरेंद्र मोदी। अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में ना ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताओ G7 में कौन सी कंट्री आती है, कौन सी नहीं आती है। तो एक बहुत ही इसकी फेमस ट्रिक है, राइट। तो इसकी ट्रिक है जूस विद GF। तो इस पूरे एक सेंटेंस से हम याद कर सकते हैं जितने भी मेंबर्स हैं G7 के, 7 कंट्रीज इसमें मेंबर है और 1 यूरोपियन यूनियन पूरा, ठीक है। J से आपका जापान हो जाएगा, राइट, और U से आपका USA, 3rd से इटली,
सॉरी आई से इटली, एंड सी से कनाडा हो जाएगा, एंड ई से आपका इंग्लैंड हो जाएगा, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो ईजिली आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए जितनी भी फेमस कंट्रीज हैं सब इसमें इंक्लूड है, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड इंग्लैंड। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप इसको याद कर सकते हैं, और कई बार आपने इसे पढ़ा भी है, जूस विद गर्लफ्रेंड या आप ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं, ठीक है, जीएफ, ऐसे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2024 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। अब लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ है 2024 का, कहाँ पर हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ है, राइट, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ। ऑर्गेनाइज किया इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। तो देखो आप इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, तो जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वहीं पे हुआ, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। ओके, 16th ब्रिक्स समिट 2024 ये कहाँ पे हुआ? रशिया में हुआ। अब यहाँ पर आपकी बात हो रही है ना ब्रिक समिट 2024, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो अब देखिए ब्रिक लिखा है ना, तो ब्रिक को हम रस्सी से उठा रहे हैं। अब हम नहीं उठा पा रहे, बहुत सारे ब्रिक उठाने हैं, तो हम रस्सी से उठाएंगे। रस्सी से रस्सियाँ आपको याद रखना है। ब्रिक की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 2009 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? शंघाई में। कितने मेंबर्स आते हैं इसमें? तो 10 मेंबर्स हैं। प्रेजेंट में रिसेंटली अभी 5 नेशन इसके मेंबर बने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 5 नेशन मेंबर कौन कौन से हैं? तो आपका ईरान, ओके, सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट एंड इथोपिया, ये रिसेंटली अभी मेंबर बने हैं ब्रिक के। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट एंड इथोपिया। तो टोटल अब 10 मेंबर्स हो चुके हैं ब्रिक्स में, ठीक है। कब फाउंड हुआ था? 2009 में। और कहाँ पे हुआ इस बार इसकी समिट? सो रशिया में हुआ। ब्रिक को हम रस्सी से उठाएंगे 2024 में, सो रस्सी रशिया हो जाएगा, इससे आपको ध्यान रखना है। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2024 कहाँ पे हुआ? अब यहाँ पर बात हो रही है ना वर्ल्ड हेल्थ की, कि हेल्थ असेंबली हुई, कि हेल्थ अच्छा रखना है। कहाँ पे हुआ? जेनेवा में हुआ, ये भी जेनेवा में। थीम क्या थी इसकी? हेल्थ फॉर ऑल फॉर हेल्थ। अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो आप देखो हेल्थ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि आप चाहे कुछ भी करो लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ओके, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बस हमें ऐसे याद रखना है कि हेल्थ हमारे अच्छा होना चाहिए जीने के लिए, ठीक है, जीने के लिए। तो जीने से जेनेवा हो जाएगा। और इसी के साथ ये हेल्थ और किसकी बात कर रहा है? लेबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि लेबर जो कॉन्फ्रेंस हुआ ILO का, वो भी जेनेवा में हुआ। तो ऐसे ही इन दोनों को रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यानी कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए जीने के लिए, सो जेनेवा। थीम क्या है इसकी? हेल्थ फॉर ऑल फॉर हेल्थ। और ये हेल्थ किसकी बात कर रहा है? लेबर जो लोग हैं उनकी भी बात कर रहा है। तो लेबर का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी कहाँ पे हुआ? आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वो तो ऑब्वियसली उसका हेडक्वार्टर है, तो वहीं पे हुआ है। सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम और कैंपेन पढ़ने वाले हैं जो जून में हुए हैं आपके। सबसे पहला है आपका नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम। ये एक सेंट्रल स्कीम है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की। किस लिए ये स्कीम आया? टू एनहेंस फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। जो भी फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छा करना है कंट्री में, तो इसलिए ये नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस करना है, बढ़ाना है। स्कीम लेके आई कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको लेके आई। इसका अगर बजट की बात करें, राइट, सो 2254.43 करोड़ फॉर 2024-25 से लेके 2028-29 तक लगाया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। ये इसका पूरा अमाउंट है, ये इसका बजट रखा गया है। किस स्कीम के लिए? नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम, ओके। ये आप देख रहे हैं फॉरेंसिक लैब है, तो फॉरेंसिक के लिए एनहेंसमेंट स्कीम है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। तो ये कैंपेन बहुत चल रहा है, ओके, और आपने पढ़ा भी होगा। सो एक पेड़ माँ के नाम जो ये कैंपेन है, PM मोदी इसको लेके आए। जून 5 को इन्होंने प्लान किया पीपल के ट्री के सैपलिंग्स एट बुद्धा जयंती पार्क इन दिल्ली में। तो 5 जून को यानी कि एनवायरमेंट डे के दिन, 5 जून को क्या होता है? एनवायरमेंट डे होता है। तो एनवायरमेंट डे के दिन जो PM मोदी इन्होंने पीपल के ट्री सैपलिंग्स लगाए। और ये जो पूरा कैंपेन है ये आपका चलने वाला है 5 जून टू 31 अगस्त, ठीक है, पूरा अगस्त तक ये चलेगा, एक पेड़ माँ के नाम। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। अब ये जो मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम है, ये किसकी स्कीम है? असम की स्कीम है। अब ये जो मुख्यमंत्री मोइना स्कीम जो है, इसका एम क्या है? कि ये एम्पावर करना चाहती है गर्ल्स को, और जो भी चाइल्ड मैरिज हो जाता है उसको प्रिवेंट कर सके। टू एम्पावर गर्ल्स एंड प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। कैसे ये प्रिवेंट करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल सपोर्ट। कैसे एजुकेशनल सपोर्ट देंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे? हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 1000 पर मंथ देंगे उनके लिए, ठीक है, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। एंड ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए 1200 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ। और अगर कोई PG या BEd करना चाहता है, सो 2500 पर मंथ रुपीज़ दिए जाएंगे इसको, गर्ल चाइल्ड को। तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना। तो आप देखो निजुत से ही हमें क्या समझ में आ रहा है? निजात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये स्कीम किस पे बेस है? कि निजात दिलाना है किसको? गर्ल्स को, उनको एम्पावर करना है। और जो उनका चाइल्ड मैरिज हो जाता है, अभी भी कहीं जगह पे बहुत जल्दी शादी हो जाती है अभी भी, तो उससे निजात दिलाना है। तो कौन सा स्टेट लेके आई? असम लेके आई, ठीक है, असम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। इंपॉर्टेंट स्कीम है। क्यों इस बार ये हाईलाइटेड रही अभी बीच में? क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? 3 करोड़ ये एडिशनल होम्स और लोगों को देंगे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये आपके 2 लेवल पे चलती है। एक तो आप देखो आवास, कुछ लोग शहर में रहते हैं, अर्बन रहते हैं, कुछ लोग रूरल में रहते हैं, तो ये आपकी रूरल, ठीक है, रूरल और आपकी अर्बन की ये स्कीम है। ग्रामीण की बात करें यानी कि रूरल की बात करें, तो लॉन्च हुआ था ये 2016 में बाय PM नरेंद्र मोदी। इनका एम क्या था? कि ये प्रोवाइड करेंगे पक्का हाउस, ठीक है, पक्का
हाउस प्रोवाइड करेंगे टू ऑल रूरल फैमिलीज बाय 2024 तक। अर्लियर ये जो स्कीम है इसे कहा जाता था इंदिरा आवास योजना, ठीक है। अर्लियर इस स्कीम का नेम क्या था? इंदिरा आवास योजना था, ओके। बट नेम चेंज हो गया और क्या रख दिया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना। किसके अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि रूरल को घर देने की बात हो रही है, आवास देने की बात हो रही है, राइट। तो रूरल के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आ जाएगी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की, तो अर्बन की अगर बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में। इसका एम क्या था? इसका भी एम यही था कि हमें प्रोवाइड करना है हाउसिंग सभी के लिए अर्बन एरियाज में 2024। इसका भी एम 2024 तक था। इंप्लीमेंट किया इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो अगर हम बात करें कि ये जो अर्बन आवास योजना है तो रूरल से पहले ये अर्बन के लिए आई थी 2015 में, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रामीण की बात करें तो ये 2016 में आई थी, यानी कि अर्बन जो लोग हैं उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना है 2015 में ये स्कीम लाया गया, और रूरल के लिए लाया गया था 2016 में। एम रखा था दोनों के लिए 2024 तक हमें पक्का हाउसेस प्रोवाइड कर देना है, ओके। और मेनली रूरल के लिए कहा कि हमें उनको पक्का हाउस प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को। सबसे पहला है आपका फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। तो पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति ये कौन कंडक्ट करने वाला है? इंडिया। और अभी हमने ये क्वेश्चन भी देखा था, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति किसका है? इंडिया का है। अब इस टाइप के नाम तो कौन ही रख सकता है? इंडिया ही रखेगा तरंग शक्ति। तो इंडिया का ये आपका एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होने वाला है, अगस्त में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज जिमेक्स हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड। अब ये जो जिमेक्स एक्सरसाइज है किसके बीच में होता है? तो ये बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है, जिमेक्स एक्सरसाइज 2024, ठीक है। एनुअली एक्सरसाइज है, किसके बीच में होता है? इंडिया एंड जापान के बीच में होता है। तो जापान आपका आंसर हो जाएगा। इस बार ये 8th एडिशन है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें जो जापान के साथ इंडिया करता है वो है धर्म गार्जियन, ठीक है। और रिसेंटली ये क्वेश्चन आपका अभी एग्जाम में भी पूछा था, धर्म गार्जियन। तो इंडिया एंड जापान के बीच में होता है, बहुत ही फेमस एक्सरसाइज हैं दोनों। अब हम देखने वाले हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहला है आपका इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम, जिसका नेम है विद्युत रक्षक। इंडियन आर्मी ने इसको बनाया है। इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम है विद्युत रक्षक। क्या नेम है इसका? विद्युत रक्षक। आपको नेम भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो नेम आपको ध्यान रखना है क्या है? विद्युत रक्षक है। अब ये ना एक एडवांस इंटरनेट थिंग्स इसको बोला गया है कि ये क्या है आपका जो ये विद्युत रक्षक है, ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसे कहा गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला गया। वो भी कैसा? बिल्कुल एडवांस है ये, ठीक है। और ये इनेबल करेगा कि जो भी इंटीग्रेटेड जनरेटर है, ट्रैकिंग है, उनका प्रोटेक्शन है और कंट्रोल सिस्टम है, जिस वजह से इसको लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, कि ये एनहेंस कर सके अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, रिलायबिलिटी को, ठीक है, अपने जनरेटर्स की। तो ध्यान रखना है आपको कि ये इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम विद्युत रक्षक ये कौन लेके आया? इंडियन आर्मी लेके आई, ठीक है। कि ये अपना जो ऑपरेशनल इनकी जो एफिशिएंसी है, जो रिलायबिलिटी है इनके जनरेटर्स की, उसको बढ़ा सकें, ओके। और यहाँ पर आपका इंटरनेट भी रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी। अब इंडिया का पहला ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, कहाँ पे बनाया गया? वडोदरा, गुजरात में। कहाँ पे? वडोदरा, गुजरात में। और ये जो ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है ना, तो इसने एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है। किस लिए? 5G 6G के रिसर्च पे। किसके साथ? नोकिया के साथ किया है, ओके। तो इंडिया का जो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे है? वडोदरा, गुजरात में। अब ट्रांसपोर्ट तो हम रात में भी करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हम रात में भी करते हैं, रात में भी। तो रात में भी आपका क्या हो जाएगा? रात, गुजरात, ओके। और कंपनी जिसने कोलैबोरेट किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। अब इसी का नेम आपका क्या रखा गया? यूनिवर्सिटी पूरा हम देखें तो क्या बोला जाता है इसको? गति शक्ति विश्वविद्यालय, जिसने 5G 6G के रिसर्च के लिए नोकिया के साथ कोलैबोरेट किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड ये जो मिशन है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डीप सी मिशन। अब डीप सी मिशन से ही आपको समझ में आ रहा है, यानी कि सीक में डीप जाना है, ये एक मिशन है। किस लिए ये मिशन है? कि ओशन जो है इसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। फॉर एक्सप्लोरिंग ओशन के लिए ये आपका एक मिशन है। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये आप इसको बोल सकते हैं जिसके अंदर लोग बैठ के जाएंगे। सो ये जो आपका व्हीकल है इसका नेम क्या है? मत्स्य 6000 डीप सबमर्जेंस व्हीकल है ये पूरा आपका, ठीक है। यूज़ होगा ये डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए। डेवलप किया है इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड इसरो ने मिलकर इसको डेवलप किया है। अगर हम इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो डाइविंग कैपेबिलिटी है 6000 मीटर। इसका नेम भी क्या है? मत्स्य, ठीक है। अब आप सोचो पानी में जाएगी ना, पानी में, तो मत्स्य, ध्यान रखना है आपको, मत्स्य 6000, ओके। इसकी डाइविंग कैपेबिलिटी कितनी है? 6000 मीटर है। और ऐसा करने वाला, यानी कि एक कंट्री जिसका खुद का डीप सी मिशन होगा, ऐसा करने वाला इंडिया 6th कंट्री बन जाएगा। सो 6 कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन, कौन बनेगा? इंडिया बन जाएगा। नेक्स्ट इज निसार मिशन, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर, ये आपका एक रेडार है। निसार मिशन किसका है? नासा और इसरो का एक ज्वाइंट मिशन है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। क्या ये आपका निसार मिशन? सो आप देखिए सिंथेटिक अपर्चर रेडार, यानी कि अगर हम बात करें SAR, ओके, तो ये रिफर करता है कि एक ऐसी टेक्निक जो प्रोड्यूस करेगा फाइन रेजोल्यूशन इमेजेस फ्रॉम अ रेजोल्यूशन लिमिटेड रेडार सिस्टम, यानी कि बिल्कुल आपको फाइन रेजोल्यूशन इमेजेस मिलेंगे
ओके। और ये जो पूरा आपका रेडार सिस्टम है, इससे क्या होगा कि ये डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। और बिल्कुल जो डाटा होता है ना प्लैनेट के पूरे सरफेस का, उसका डाटा कलेक्ट करेगा, कैसे वो मूवमेंट करता है, ठीक है। यानी कि जो भी स्मॉल जो सेंटीमीटर के भी जो मूवमेंट्स हैं उनको ये इंक्लूड करेगा, ये पूरा आपका सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो ये निसार मिशन किसका है? ज्वाइंट मिशन है नासा एंड इसरो का। एन से आप देख रहे हो, एन से है आपका नासा, ठीक है, आई से है आपका इंडिया एंड एस से है आपका सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ओके। तो ये क्या करेगा, अभी हमने देखा कि ये मेजर करेगा जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे प्लेनेट सरफेस पे, इंक्लूडिंग मूवमेंट्स एज स्मॉल एज सेंटीमीटर से भी जो स्मॉल मूवमेंट्स होते हैं उनको ये कैप्चर करेगा। ज्वाइंट मिशन है नासा इसरो का, लॉन्च होगा 2024 में। पहले ये लॉन्च होने वाला था 2023 में, अब कहा गया कि 2024 में लॉन्च होगा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से, ओके। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पीएम एंड प्रेसिडेंट हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो ना, क्लाउडिया शेनबम जो है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है कौन सी कंट्री की? मैक्सिको की। कहाँ की? मैक्सिको की, ओके। क्लाउडिया शेनबम। सिरिल रैमफोसा जो है बिकम सेकंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? साउथ अफ्रीका। सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बन चुके हैं साउथ अफ्रीका। जब इंडिया ने पिछले साल G20 ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था, ओके, तो सिरिल रामफोसा जो है तब भी ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। और G20 में जो 21 मेंबर ऐड हुआ वो कौन था? आपका अफ्रीकन यूनियन ही ऐड हुआ था, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। तो इसलिए G21 फिर आपका G20 क्या बन गया? G21 बन गया था। कौन ऐड हुआ था? अफ्रीकन यूनियन, ओके। सो उस टाइम भी जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे पिछले साल ही सिरिल रामफोसा थे, ये फिर से बन चुके हैं प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के? साउथ अफ्रीका के। तो क्लाउडिया शेनबम जो है ना, तो ये मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। हम कैसे याद कर सकते हैं? तो आप देखो शेनबम लिखा है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा हमें शाइन उठाना है कि जो भी बनी है उनके नेम में थोड़ा सा शाइन आता है। शाइन क्या कर रहा है? उनकी मैक्सी साइन कर रही है, साइन क्या कर रही है? उनकी मैक्सी, ठीक है। तो ऐसे लिंक बना के आप याद कर सकते हैं। क्लाउडिया शेनबम यानी कि जो भी बनी है ना, तो उनके नेम में शाइन आता है। शाइन क्या कर रही है? उनकी मैक्सी, तो मैक्सिको। तो क्लाउडिया शेनबम बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मैक्सिको। सो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक्स को, और जो भी आपका टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर रहता है ना, तो मैं उसको जल्दी अपलोड कर दूंगी पूरा जुलाई तक, जिससे आप सेपरेट एक साथ बुक्स को, अवार्ड्स को, स्पोर्ट्स तक पूरा पढ़ लो और अपडेट हो जाओ। सो सबसे पहला जो बुक है हमारा, द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सोर्स कोड। क्या नेम है बुक का? सोर्स कोड माई बिगनिंग। किसकी बुक है? बिल गेट्स की। तो रिसेंटली उन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसके ऑथर कौन है? बिल गेट्स है। सोर्स कोड माई बिगनिंग, ठीक है, बिल गेट्स की ये बुक है। अब सोर्स कोड की बात हो रही है, बिगनिंग यानी कि मेरा सोर्स क्या था, मेरी बिगनिंग क्या थी, कि कैसे मैं भैया बिल गेट्स बन गया, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है, कैसे मेरा सोर्स क्या था कि मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, बिल गेट्स बन गया। तो ये बुक किसने लिखी है आपकी? सोर्स कोड माई बिगनिंग, बिल गेट्स, राइट, बिगनिंग बिल गेट्स। इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI लर्निंग इन क्लास 7 स्कूल टेक्स्ट बुक। ऐसा कौन सा स्टेट बन गया है जिसने कहा कि हम अपनी क्लास 7 की बुक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाएंगे, ठीक है। तो कौन सा बन गया है? केरला। अब आपको पता है केरला एजुकेशन में बहुत आगे रहता है, तो केरला ने ही इसको पहले लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ईडी फाइंड्स अ होम। ईडी ने फाइंड कर लिया होम। ये बुक आपकी किसने लिखी है? एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने ये बुक लिखी है, ठीक है। किसने लिखी है? एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने, ओके। और इलस्ट्रेटेड बाय तन्वी भट्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, अगर हम ईडी को देखें तो ईडी ने बहुत छापे मारे थे सारे एक्टर एक्ट्रेस के घरों पे, ठीक है। उनको बुलाया भी था कि आ जाओ, ईडी ने बुलाया है, न्यूज़ में आपने देखा होगा। तो बस ऐसे याद रखना है कि ईडी ने फाइंड कर लिया होम किसका? आलिया भट्ट का। तो ईडी ने बोला आलिया भैया आ जाओ, आलिया आप भी आ जाओ, तो आलिया भट्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे आपको ध्यान रखना है, ईडी ने फाइंड कर लिया होम किसका? आलिया भट्ट का भी। तो आलिया भट्ट ने इस बुक को लिखा है, ठीक है। ईडी बोली आ जा भैया आ जा आलिया। नेक्स्ट इज ऑबिचुरी। अब इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी में अगर हम देखें तो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है राजीव तारानाथ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है, और आपके आर्ट एंड कल्चर में SSC में क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? सरोद, ठीक है। कौन से इंस्ट्रूमेंट? सरोद। किसके डिसिपल थे ये? अली अकबर खान के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजीव तारानाथ अली अकबर खान के डिसिपल थे। अवार्ड जो है इनको पद्मश्री मिला था 2019 में, ठीक है। तो ये है आपके राजीव तारानाथ जो सरोद बजाते हैं। सो इन्हें आप याद कर सकते हैं ना कि जो भी इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं, यानी कि तारानाथ तार, ठीक है। तो वो जो तार हैं रॉड पे लगे हैं, वो तार रॉड पे लगे हैं। रॉड से सरोद आपको याद रखना है, क्योंकि आप देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये तार है और रॉड जैसे उस पर लगे हैं, रॉड जैसे उस पर लगे हैं, ठीक है, ओके। सो राजीव तारानाथ जो हैं ये क्या बजाते थे? कौन से इंस्ट्रूमेंट? सरोद बजाते थे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। सो कुछ अदर क्वेश्चंस जिसे हम मिसलेनियस में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 100th मेंबर। किस कंट्री ने ज्वाइन किया आपका सोलर अलायंस का 100th मेंबर? तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? पराग्वे, ठीक है, पराग्वे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये फाउंड हुआ था आपका 2015 में। किसने लॉन्च किया था? जो हमारे इंडियन PM नरेंद्र मोदी हैं, यही इसको लेके आए थे। किसमें? COP21 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? गुरुग्राम में। डायरेक्टर जनरल ISA के कौन है? अजय माथुर हैं, ओके। सो आप देखो कैसे याद कर सकते हैं कि 100 मेंबर जो बना है वो कौन बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, पैराग्वे। तो ऐसे याद करिए कि 100 मेंबर जो बना ना,
तो बनते ही उसका भी पारा हाई हो गया, बिल्कुल बनते ही पारा हाई हो गया। क्यों? क्योंकि सोलर अलायंस में जुड़ा है तो पारा हाई हो जाएगा, तो पारा हाई हो गया। पारा से आपको पराग्वे याद रखना है, ठीक है, कि जैसे ही 100 मेंबर बना पारा हाई हो गया। किसका? पराग्वे का। तो 100 मेंबर कौन बना है? ISA का, पराग्वे। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो आप देखो जनरल इलेक्शन 2024 हुए आपके, ये आपका 18th लोकसभा इलेक्शन थे। कब से कब तक चला? 19 अप्रैल टू 1 जून 2024। 7 फेजेस में ये पूरे आपके इलेक्शंस हुए थे। 543 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करने के लिए ये आपका पूरा इलेक्शन था। रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून। कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ? 4 जून को। और इंडिया ने इसी में क्रिएट किया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें 64.2 करोड़ पीपल ने वोटिंग करी, जिसमें लोकसभा का टोटल पोल आपका आ गया 64.2 करोड़ लोगों ने। ओके, वुमेन वोटर्स की आपकी बात करें तो 31.2 करोड़ वुमेन वोटर्स भी इसमें रही थी 64.2 करोड़ में। तो इंडिया ने रिकॉर्ड भी बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। 64.2 करोड़ लोगों ने इसमें वोटिंग करा। आप खुद सोचिए, जब पॉपुलेशन इंडिया कितनी बढ़ गई है तो सबसे ज़्यादा वोटिंग के जो लोग हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए भी बन गया आपका। तो 64.2 करोड़ पीपल ने वोटिंग किया इन लोकसभा पोल में। कब से कब तक ये आपके इलेक्शन हुए थे? 19 अप्रैल टू 1 जून। और किसकी गवर्नमेंट बन गई है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट बन चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC। तो 4th इंडियन सिटी कौन सी बनी है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में, जिसको इंक्लूड किया गया? ओके, और किसने इसको अनाउंस किया? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। तो कौन सी 4th इंडियन सिटी बन चुकी है? श्रीनगर। तो ये प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो श्रीनगर के, राइट। अगर हम वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इन इंडिया की बात करें कि किसको किसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टाइटल मिला है, कौन कौन सी सिटी को, तो पहला आपका आता है जयपुर। तो जो जयपुर को तो ऑब्वियसली मिलना चाहिए, ठीक है, जयपुर को मिला। मल्लापुरम को मिला है, मैसूर को मिला है, और श्रीनगर जो आपका लेटेस्ट बन गया है। तो क्योंकि ये लेटेस्ट है इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि इंडिया की वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कितनी है? 4 है। 4th पे है आपका श्रीनगर। तो जयपुर है आपका, ठीक है, मल्लापुरम है, मैसूर है एंड श्रीनगर है। तो JMMS M से आपका मल्लापुरम, 3rd बना है आपका मैसूर, 4th है आपका श्रीनगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नागी एंड नट्टी जो बर्ड सेंचुरी है, रिसेंटली इन्हें ऐड किया गया है रामसर के लिस्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिहार के अभी एग्जाम भी चल रहे थे तो उसके लिए ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शायद फिर से आपका एग्जाम होगा 1 अगस्त में। तो नागी एंड नट्टी जो बर्ड सेंचुरी है, इनको रिसेंटली ऐड किया गया है रामसर साइट के लिस्ट में, जो लोकेटेड है आपका झज्जा फॉरेस्ट रेंज, जमुई डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ओके, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। इसको रिसेंटली ऐड किया गया है नागी एंड नट्टी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट के लिस्ट में। अब इंडिया के पास कितनी रामसर साइट्स हैं? तो 82 रामसर साइट्स जो है इंडिया को अब मिल चुकी हैं। मैक्सिमम किसके पास है? तमिलनाडु के पास है 16। सेकंड पे आपका कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है, जिसके पास है 10। ठीक है, रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये साइन हुआ था आपका 2 फेब 1971 को। रामसर कहाँ पे है? ये आपका ईरान में है। रामसर कहाँ पे है? ईरान में। ठीक है, तो सही से हम इसे लिख देते हैं। रामसर आपका कहाँ पे है? रामसर ईरान में साइन हुआ था। ठीक है, रामसर एक शहर है आपका, कहाँ पे? ईरान में। रामसर ईरान में एक आपकी जगह है, वहाँ पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फेब 1971 को। एंड 2 फेब को ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। सो रिसेंटली नागा एंड नट्टी को जो एक बर्ड सेंचुरी है जमुई डिस्ट्रिक्ट की झाझा फॉरेस्ट रेंज में बिहार की, इन्हें ऐड किया गया है रामसर साइट लिस्ट में। 82 रामसर साइट्स अब इंडिया के पास हो चुकी हैं। ठीक है, ओके, सो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि जून के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सब से हम गो थ्रू हो गए कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी हम पढ़ते हैं वो भी मैं अपलोड करूँगी, जिससे आप सारे ही बुक्स को पढ़ लो, सारे अवार्ड्स को पढ़ लो, सारे ही आपके जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको गो थ्रू हो जाओ, राइट। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके आपको बताना है, फीडबैक आपको देना है, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।